हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पर ये मेरा 20th लेक्चर है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हो। गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स का याद होना या उनके बारे में मालूम होना आपको जरूरी है, क्योंकि उन्हीं टर्म्स के बेसिस पे गॉस थ्योरम पढ़ा जाता है और ये टर्म बार बार यूज होते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको डीएस मतलब होता है स्मॉल एरिया एलिमेंट। वेक्टर डीएस को कहते हैं हम लोग, ये एरिया वेक्टर ऑफ द डीएस है। आपको याद होना चाहिए कि एरिया वेक्टर डीएस इज परपेंडिकुलर टू डीएस होता है। डीएस इज स्मॉल एलिमेंट एंड वेक्टर डीएस इज द एरिया वेक्टर ऑफ एरिया एलिमेंट डीएस, जो उसके मिड पॉइंट से ड्रॉ किया गया एक परपेंडिकुलर आउटपुट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड डीएस के एरिया के इक्वल या उसके प्रोपोर्शनल होता है। आपको याद होना चाहिए सब चीजें भाई, उसको अच्छे से पढ़ना है। ये अगर डीएस है तो वेक्टर डीएस ऐसा होता है, ध्यान रखना। तो ये हमने पढ़ा था। और एस का मतलब होता है एक लार्ज एरिया या एक क्लोज सरफेस एरिया को हम लोग एस बोलते हैं। फिर हमने बताया था आपको, अगर आपको याद हो, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था कि किसी स्मॉल एरिया एलिमेंट से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग, इट जस्ट ए टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया। कहीं पर भी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पर लाइंस ऑफ फोर्स जरूर होंगी, और वहां पर अगर कोई सरफेस होगा तो वो लाइंस ऑफ फोर्स में से पास होंगी। और किसी भी गिवन सरफेस स्मॉल और लार्ज से जो लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है उसके थ्रू कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं। न्यूमेरिकली ये इक्वल टू होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर डीएस के। तो अगर कोई छोटा एरिया हमारे पास होगा, एरिया एलिमेंट होगा, तो उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस होता है। आपको याद होना चाहिए। और जिसका मतलब होता है ये ई डीएस कॉस थीटा होता है। और अगर कोई बड़ा एरिया हमारे पास है, लार्ज एरिया है या क्लोज एरिया है, तो उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मिलते हैं इक्वेशन फाई डॉट डीएस। अगर कोई क्लोज सरफेस होता है तो हम यहाँ पे सर्कल लगा देते हैं। सर्कल का मतलब ये होता है कि हम लोग क्लोज सरफेस ले रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे भाई मान लीजिए कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, कि अगर कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो कोई भी एरिया एलिमेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर ना बेटा, तो ध्यान रखना कि वेक्टर डीएस जो है ये ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। प्लीज आप समझिए कि जब कोई एरिया एलिमेंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच में एंगल थीटा 0 होता है, ध्यान रखना। क्योंकि जब डीएस एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, जब एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो वेक्टर डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के पैरेलल होता है, ध्यान रखना। क्योंकि वेक्टर डीएस परपेंडिकुलर टू डीएस होता है, आपको याद रखना है। तो एरिया डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। आई रिपीट, डीएस एरिया एलिमेंट डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर वेक्टर डीएस वेक्टर ई के पैरेलल है। क्योंकि डीएस और वेक्टर डीएस और वेक्टर डीएस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक बार और बोल रहा हूं क्योंकि बहुत जानना बहुत जरूरी है बेटा, कि भैया एरिया जो है डीएस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एरिया वेक्टर एरिया ऐसा, एरिया एलिमेंट ऐसा, लेकिन वेक्टर डीएस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। और अगर कोई एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, ऐसे पैरेलल रखा हो, सॉरी डीएस अगर पैरेलल है, तो वेक्टर डीएस जो होगा ऐसा हो जाएगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इसके बीच में एंगल 90 होगा। तो थोड़ा प्लीज ध्यान रखना, इसको थोड़ा फिर से डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ, या समझो कि अगर एरिया एलिमेंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 0 होती है। आई रिपीट, अगर कोई एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में थीटा 0 बोल रहा हूं, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। और अगर कोई कोई एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने डिस्कस किया था जो फाई ई डॉट डीएस, जो कि ई डीएस कॉस थीटा के इक्वल होता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था इंडिकेशन ई डॉट डी, ये आपको याद रखना है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है। आउटगोइंग फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव बोलते हैं। ये सब बातें आपको बननी चाहिए भाई, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि गॉस थ्योरम यूज करते समय हमको किसी क्लोज सरफेस की जरूरत पड़ती है। विदाउट एनी क्लोज सरफेस हम लोग गॉस थ्योरम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमको गॉस थ्योरम यूज करते समय क्लोज सरफेस लेना पड़ता है और उसको हम लोग गॉस सरफेस बोलते हैं।
एनी रियल और इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड और टर्म्ड एज गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम यूज करते समय कोई भी क्लोज सरफेस हम लोग लें, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी, उससे हम लोग गॉस सरफेस कह सकते हैं। और मैंने आपको बताया था, ये भी आपको याद होना चाहिए कि जितने भी प्रॉब्लम्स में हम लोग लेते हैं, सामान्य तौर पर हमारे पास तीन ही तरह के शेप हम लोग लेते हैं गॉस थ्योरम को यूज करते समय, और वो क्लोज सरफेस के शेप जो होते हैं स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल होते हैं। हालांकि इनके अलावा भी कोई शेप हो सकता है, कोई शेप मतलब कि वो कोई रैंडम शेप भी हो सकता है, आपको टॉट और मान लीजिए कि एक पपाया का शेप भी हो सकता है, तो कोई भी रैंडम शेप हो सकता है। पर हमारे ज़्यादातर केसेस में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एरिया है वो या तो स्फेरिकल होता है, या तो क्यूबिकल होता है, या तो सिलेंड्रिकल होता है। और हमको ध्यान रखना है कि आपको, अगर आप ये याद रख सको, मैंने आपको डिराइव करके बताया है कि गॉस थ्योरम यूज करते समय अगर कोई भी क्लोज सरफेस स्फेरिकल शेप का है और उसके अंदर कुछ चार्ज है, अगर कोई क्लोज सरफेस स्फेरिकल है एंड इनक्लोज सम चार्ज, तो उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो phi equal to E into 4πr²। या अगर आप ये याद रखेंगे कि किसी भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि कुछ चार्ज इनक्लोज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी स्फेरिकल क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस which encloses some charge is equal to phi is equal to E into 4πr²। ये आपको याद रखना है। तो इतनी बात अगर आप याद रखोगे तो गॉस थ्योरम को आपको पढ़ने में आसानी जाएगी। अब हम लोग आते हैं गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ना। तो देखिए, जब इतनी बातें मैंने आपको बता दी, तो गॉस थ्योरम के बारे में और चीज बता देता हूं मैं कि गॉस थ्योरम पढ़ने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है गॉस थ्योरम की, क्यों हम पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम। तो आपको ध्यान रखना है कि गॉस थ्योरम और कूलम्ब्स लॉ जो है उनकी अप्रोच एक ही थी। उनकी अप्रोच थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना। पर जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्जेस है, ध्यान रखना। तो अगर गिवन चार्ज पॉइंट चार्ज है या पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस है या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है, तो वहां पर कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं। आई एम श्योर आपको मालूम होना चाहिए कि एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अगर आपको याद हो, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इक्वल Q/r²। बट क्वेश्चन ये है कि अगर गिवन चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, हम लोगों ने हालांकि डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, पर हम जानते हैं कि डाइपोल भी आफ्टर ऑल पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस है, राइट। लेकिन अगर गिवन चार्ज पॉइंट चार्ज की बजाय लाइन चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो, वॉल्यूम चार्ज हो, कोई बॉडी है बड़ी सी उसके अंदर चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो उन केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आप कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से निकालेंगे तो उसको निकालना भले अगर इम्पॉसिबल ना भी हो तो बहुत 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 डिफिकल्ट जरूर हो सकता है, और बड़ी भारी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसमें आ जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप गॉस थ्योरम की आपको समझ है और गॉस थ्योरम आप इसको यूज कर सकते हो, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो बहुत ही आसानी से आप गॉस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि गॉस थ्योरम की जो सुपीरियरिटी है ऑन दी कूलम्ब्स लॉ वो यही है कि हालांकि दोनों का पर्पस एक ही है, दोनों की अप्रोच एक ही है, लेकिन उनका नजरिया अलग है। वो इसलिए था, आपको समझना है कि जहां पर कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना डिफिकल्ट है, वहां पर गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। स्पेशली जब गिवन चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है तो कूलम्ब्स लॉ बहुत दिक्कत करता है, राइट। तो आपको गॉस थ्योरम अगर उसको समझना पड़ेगा और गॉस थ्योरम को इंप्लीमेंट करना, उसको यूज करना हमको बनना पड़ेगा, वो अपन फर्दर डिस्कस करते हैं। फिलहाल तो हमारे पास जो है गॉस थ्योरम वो ये है कि गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। तो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि कहीं पर भी अगर कोई क्लोज सरफेस है किसी भी शेप का, हो सकता है वो किसी रैंडम शेप का हो सकता है वो एक क्यूब हो सकता है वो एक सिलेंडर हो, किसी भी तरह का शेप होगा, अगर कोई क्लोज सरफेस कहीं पर है तो उसकी स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज है, किसी भी क्लोज सरफेस किसी भी शेप का और उसके अंदर क्यू चार्ज है, ये जरूरी नहीं कि पॉइंट चार्ज है, वो किसी भी शेप का हो सकता है वो लाइन चार्ज हो सकता है कि वो कोई शीट चार्ज हो, किसी भी तरह का चार्ज हो सकता है, ठीक है। ये क्यू चार्ज है, ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंट चार्ज में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
किसी भी शेप में हो सकता है चार्ज का, हमको चार्ज के शेप, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो लाइन चार्ज हो, चाहे वो सरफेस चार्ज हो, चाहे वो वॉल्यूम चार्ज हो, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो। और क्लोज सरफेस के शेप से भी फर्क नहीं पड़ता हमको, वो क्लोज सरफेस स्फेरिकल हो सकता है, वो क्यूबिकल हो सकता है, वो सिलिंड्रिकल हो सकता है, वो कोई एक रैंडम क्लोज सरफेस भी हो सकता है। हमको शेप पे नहीं जाना है, हमको अमाउंट, कोई क्लोज सरफेस हमको लेना है। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट ही है कि कोई भी क्लोज सरफेस है, अगर उसके अंदर क्यू चार्ज है तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस क्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज इन उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। इसके स्टेटमेंट का ध्यान रखना, और यू कैन से q अपॉन एप्सिलॉन। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर q चार्ज है तो उस क्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन होगा। हम लोग वैक्यूम और एयर की बात कर रहे हैं कि मीडियम फिलहाल जो है वो वैक्यूम है। तो स्टेटमेंट लिखिए प्लीज गॉस थ्योरम का, फिर हम उसको प्रूव करके बताते हैं आसान तरीके वाले से। तो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ ए क्लोज सरफेस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लीज राइट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface, the electric flux through a closed surface is equal to 1/epsilon naught times 1/epsilon times of the charge enclosed by it means closed surface। हम लोग बोलते हैं phi is equal to q upon epsilon naught। ये स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम। तो प्लीज आप स्टेटमेंट को लिखिए, फिर इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। हमको प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ लिखना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए तो इसका हम लोग प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, हम आसान वाला तरीका मानते देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है प्रूफ करने के लिए, और उस पॉइंट, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और हम एग्जांपल की हेल्प से प्रूफ कर रहे हैं, और उस पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के हम लोग एक स्फीयर इमेजिन करते हैं। हालांकि कुछ लोग एक रैंडम शेप की हेल्प से भी करते हैं, पर उसकी कोई खास जरूरत नहीं, आपको ध्यान रखना है। तो भैया हमारे पास कोई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसके सेंटर पे चार्ज है क्यू, ये एस एक स्फेरिकल सरफेस है, और इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ध्यान रखना। और ये इसके क्लोज सरफेस एस के सरफेस पर एक पॉइंट हमने पी लिए हैं, जिसके अराउंड हम लोग छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लेते हैं ds। अगर ये ds है तो ऑब्वियसली कि वेक्टर ds इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे वेक्टर ds ये होगा बेटा, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, आपको बनना चाहिए। और ये पॉइंट चार्ज है प्लस, तो प्लस के एक पॉइंट चार्ज है, और जो किसी क्लोज स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है, और इसका डिस्टेंस r, ये पॉइंट P है, राइट। याद होना चाहिए आप लोग को कि किसी अगर कोई क्लोज सरफेस स्फेरिकल सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस अगर स्फेरिकल शेप का है तो उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप डायरेक्ट सकते हो phi E into 4πr²। क्या है, ये आपने याद किया था। तो स्टेटमेंट आप डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ उसको क्या लिखना है हम लोग को। स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख सकते हैं कि हमने किया, कंसिडर ए spherical Gaussian surface S at the center of which a point charge Q is situated ये हमने माना है situated। तो हम लोग इस पॉइंट बी पर रिलेटिव फील्ड इंटेंस निकालते हैं। एक बात आपको याद रखना है कि इसके
इस स्फेरिकल सरफेस के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। आप पिछला डेरिवेशन देखिए क्योंकि सारे डिस्टेंस जो है यहां से आ रहे हैं। वेल ये तो आप जानते हो कि एक पॉइंट ऑफ Q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है E = 1/4πε0। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इसमें थोड़ा सा हम लिख सकते हैं, हमने कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस S एट द सेंटर ऑफ द, ठीक है, एट पॉइंट P on the surface of the spherical Gaussian surface, तो ये होगा बेटे लोग E is equal to 1/4πε0 Q upon r square। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए प्लीज, और आपको याद होना चाहिए कि स्फेरिकल सरफेस लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, बस 1 ये हो गया। नाउ हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू the spherical Gaussian surface, is phi is equal to E into 4πr square. Put the value of E from equation 1. Put the value of E from equation 1, phi is equal to E के प्लेस में हमने पुट किया 1/4πε0 Q upon r square into 4πr square। आप देख सकते हैं 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r square से r square कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ Q upon एप्सिलॉन। ये 4π से 4π कैंसिल और r square से r square कैंसिल, और देखो phi is equal to बचा Q upon एप्सिलॉन 0। प्रूफ दिस इज गॉस थ्योरम के इस डेरिवेशन को कई लोग दूसरे तरीके से भी प्रूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, बस आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे आसान तरीका गॉस थ्योरम को प्रूव करने का, तो ज़्यादा झंझट क्यों पालना, ये हो जाता है। प्लीज नोट कीजिए फटाफट, जिन लोग को नहीं होता पॉज करके लिखिए भाई। ना अभी आपको ध्यान रखना है बेटे लोग, गॉस थ्योरम से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, और वो आपको याद रखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सिर्फ बेस्ड बड़े सिंपल से। नंबर 1, गॉस थ्योरम जो है किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कि कहीं पर एक क्लोज सरफेस है S और इसके अंदर Q चार्ज है, इसका फ्लक्स निकालेंगे तो phi = बेटा Q upon एप्सिलॉन 0 आएगा। अगर मान लीजिए ये जो सरफेस है ये थोड़ा बड़ा होता लेकिन अंदर चार्ज सेम होता तो इसका फ्लक्स भी Q upon एप्सिलॉन 0 आता। कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस के साइज या शेप पे, दोनों पर, साइज छोटा या बड़ा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, उसके शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, टोटल फ्लक्स वो सिर्फ डिपेंड करता है चार्ज Q पर। किसी भी शेप का और किसी भी साइज का क्लोज सरफेस आपने लिया, आपके पास क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, वो ले लो या कोई दूसरा शेप हो, क्लोज सरफेस होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, हमको सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर कितना चार्ज है। अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या किसी भी शेप का हो, अगर उसके अंदर Q चार्ज है तो उस क्लोज सरफेस लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi = Q/ε0 होगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। तो पहली बात तो आपको ये लिखना चाहिए, प्लीज ट्राई करना, देखिए नोट। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface, a closed surface does not depend upon electric flux through a closed surface
does not depend upon shape and size of the closed surface. Shape and size of the closed surface. पहली बात जिसको आप गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, एक बात। दूसरी बात, लेकिन हाँ वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है, ध्यान रखना। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकेंड पॉइंट, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस depends upon the medium in which the charge is placed, in which charge is placed or kept। यानी कि अगर कोई चार्ज एयर में या वैक्यूम में रखो, इन एयर और वैक्यूम, अगर कोई चार्ज एयर या वैक्यूम में है तो उस क्लोज सरफेस लिंक फ्लक्स phi equal to q pi epsilon 0 होगा। बट इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर कोई चार्ज किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, तो उसका जो फ्लक्स होगा phi equal to q upon k epsilon 0 होगा। जब प्रधान प्लीज नोट करें। तो हम इसके एप्लीकेशन करते हैं, इस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं। सॉरी, जिनका नहीं हुआ है बेटे लोग इसको पॉज करके लिखिए। तो बच्चे लोग गॉस थ्योरम तो आपने पढ़ लिया है, अब आपको गॉस थ्योरम पे बेस्ड छोटे छोटे हम लोग सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, एक बिल्कुल बेसिक, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम के बारे में, इसमें कोई भी खास बात होती नहीं है। तो आप प्लीज क्वेश्चन को नोट कीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इनक्लोजेस अ चार्ज ऑफ 17.7 into 10⁻⁸ coulomb. Number 1, calculate the electric flux passing through the surface. And number 2, if the radius of the Gaussian surface is doubled, how would the flux change? Please note down. क्वेश्चन लिखिए फटाफट, जल्दी लिखे बच्चे लोग, सब लोग, टाइम नहीं है भाई। जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं उसको प्लीज वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिखिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट लिखना है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इनक्लोज a charge of 17.7 into 10⁻⁸ coulomb. Calculate the electric flux passing through the surface. If the radius of the Gaussian surface is doubled, how would the electric flux will change? Please note करें। तो बच्चे लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को इसमें कुछ भी खास बात इसमें है नहीं, सब लोग आप देख सकते हैं। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस आपको दिलाने के लिए क्वेश्चन किया गया है। तो गिवन है बेटा कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जो है गिवन है q is equal to 17.7 into 10⁻⁸ कूलम दिया होगा। तो अब इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, एक ही स्टेप में आने वाला आंसर हम जानते हैं। वी नो दैट phi is equal to q upon epsilon 0 और q की वैल्यू दी है 17.7 into 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब जानते हैं ये होता है 8.85 into 10⁻12। आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -12 ऊपर जाएगा, +12 -8 10⁴। ये आंसर आ गया। सब लोग जानते हैं फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आंसर है, इसमें कोई भी खास बात नहीं है। पार्ट 1 फिनिश हो गया भाई, इतना ही है। और रही बात पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 की जो बात है वो आपको ध्यान रखना है। पार्ट 2 आपको याद रखना है बच्चे लोग, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 में कि पार्ट 2 एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो उन्होंने पूछा कि अगर किसी उस स्फेरिकल सरफेस को अगर हम साइज को डबल कर दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका आंसर है द फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्लक्स
will remain unchanged, will remain unchanged. ये आंसर है बेटा, ध्यान रखना, will remain unchanged. वैसे तो आंसर हो गया, पर अगर आपको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, because it does not depend, because flux does not depend upon, flux does not depend upon, flux does not depend upon size of the closed surface, does not depend upon the size of the closed surface. प्लीज नोट करें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन. जिनका नहीं हुआ है प्लीज उसको पॉज करके लिखिए. सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, प्लीज राइट डाउन. ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लीजिए फटाफट. S1 and S2 are two hollow concentric spheres enclosing charges Q and 2Q respectively as shown in figure. Number 1, what is the ratio of the electric flux through S1 and S2? And number 2 is, how will the electric flux through sphere S1 change if a medium of dielectric constant 5 is introduced in the space inside S1 in place of air? यानी कि एयर की जगह हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक फिल करके हमने इनसाइड दी S1. सो प्लीज नोट डाउन, क्वेश्चन लिखिए प्लीज, फिर हम उसका आंसर लिखते हैं. जल्दी लिखिए भाई फटाफट. जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं प्लीज इसको पॉज करके लिखिए आप लोग. तो ये भी एक क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटे लोग, ये जो आपकी समझ को बढ़ाने के लिए किया गया है कि यहाँ पे दो स्फीयर है, आप चेक कर सकते हैं. एक स्फीयर S1 है स्मॉल स्फीयर, और दूसरा स्फीयर S2 है. ये स्फीयर है S1 और स्फीयर है S2. स्फीयर S1 के अंदर Q चार्ज है और यहाँ पर 2Q चार्ज रखा हुआ है. आप लोग को याद होना चाहिए, आपको भूलना नहीं है, किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके चार्ज इनक्लोज पर डिपेंड करता है. तो आपको इस डायग्राम को देख के समझ में आना चाहिए कि जो स्फीयर S1 है, जो सरफेस S1 है, उसके अंदर कितना चार्ज है. उसके अंदर सिर्फ Q चार्ज है. पर जो सरफेस S2 है या स्फीयर S2 है, उसके अंदर टोटल चार्ज Q प्लस 2Q 3Q है. क्योंकि देखिए S2 के अंदर ये दोनों चीजें आ गई ना भाई, Q और 2Q भी. अगर आप S1 की बात करोगे तो S1 के बाहर 2Q चार्ज है, S1 के अंदर Q चार्ज है. हमको बाहर के चार्ज के बारे में नहीं देखना है, क्योंकि बाहर तो पूरा यूनिवर्स है किसी भी क्लोज सरफेस के. हमको सिर्फ अंदर के. स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है गॉसम का, कि किसी भी क्लोज सरफेस लिंक फ्लक्स उसके चार्ज इनक्लोज का 1/ε जो टाइम्स होता है. तो S1 के अंदर केवल Q चार्ज है, इसलिए S1 से लिंक फ्लक्स होगा Q/ε0. जबकि स्फीयर S2 के अंदर टोटल चार्ज Q प्लस 2Q 3Q हो गया है. यानी स्फीयर S2 या क्लोज सरफेस S2 इनक्लोजेस टोटल चार्ज 3Q. इसलिए S2 का जो फ्लक्स होगा S2 के थ्रू हो जाएगा 3Q/ε0. आंसर हो गया. कितना आसान है ना बेटा. तो हमने ये जो पहला पार्ट है इसका आंसर लिखा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1, थ्रू स्फीयर S1. ये हो गया 5/1 इज इक्वल टू Q/ε0. इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद सकते हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S2. ये होगा बेटे लोग 5/2 इज इक्वल टू 3Q, क्योंकि 3Q/ε0. इक्वेशन नंबर 2. और हम उसका रेशियो निकालेंगे. सो आप लिख सकते हो 5/1/5/2. सॉल्व करके देखिए 1/3 आएगा. दिस इज द आंसर. ये पार्ट 1 हो गया. इसका पार्ट 2 देखिए. पार्ट 2 मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको नोट लिखाया है कि किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स क्लोज सरफेस की शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, पर हाँ वो मीडियम पे जरूर डिपेंड करता है. तो जब शुरू में आप देखिए कि चार्ज Q1 के अंदर एयर था, चार्ज Q1 जो स्फीयर S1 के अंदर एयर था, तो उस समय इसका इनिशियल फ्लक्स जो था, स्फीयर S1 की बात करें, इनिशियल फ्लक्स थ्रू S1
इनिशियल फ्लक्स थ्रू S1 जो है वो होगा आपका थ्रू S1, ये होगा बेटा phi 1 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और नंबर 2 ध्यान रखना है कि जब आप डायरेक्टली मटेरियल फिल कर देंगे तो उसके बाद फ्लक्स बदल जाएगा। तो फाइनल फ्लक्स थ्रू S1 आफ्टर इंसर्टिंग डायरेक्टली मटेरियल से phi 1 डैश इज इक्वल टू Q अपॉन होगा 5 एप्सिलॉन 0। डायरेक्टली कांस्टेंट k लिखना चाहिए होगा एक्चुअली यहाँ पर आप जानते हैं कि k की वैल्यू दी हमने 5, तो हमने इसको 5 पुट कर दिया। तो डायरेक्टली मटेरियल अगर हम लोग S1 में डायरेक्टली फिल करेंगे जिसका डायरेक्टली 5 है, तो फ्लक्स phi 1 से बदल के phi 1 डैश हो जाएगा एंड देयरफॉर उसको रेशियो निकालेंगे हम लोग, हो जाएगा सो phi 1 बाय phi 1 डैश निकालेंगे हम लोग, इफेक्ट निकालेंगे या डिवाइड कर दीजिए जैसे भी करना आपको। तो देयरफॉर phi 1 बाय phi 1 डैश बताइए कितना होगा, ये हो गया। चाहे तो इसके phi 1 लिख सकते हो लोग, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, phi 1 हो गया, उसके बाद अपन ने q बाय q और लिख दिया और phi 1 डैश इक्वल टू हो गया 5 बाय 5 phi 1 अपॉन 5 हो गया ये आंसर नोट कर लीजिए प्लीज। आप चाहें तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहें तो phi 1 और रेशियो phi 1 डैश निकाल के देखिए तो 5 रेशियो 1 आएगा, जैसे आपको करना कर सकते हैं। phi 1 डैश को यहाँ लिखें तो 5 इधर आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग लिखते हैं। फटाफट लिखिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लीज आप इसको नोट कीजिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट का एक क्वेश्चन है बेटा, अ पॉइंट चार्ज प्लस 5 प्लस 10 माइक्रो कूलम is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? प्लीज पहले इसको बनाइए आपको क्वेश्चन फिगर को, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। लिख लिया बच्चे लोग फटाफट, जिनका नहीं हुआ है प्लीज को पॉज करके बनाइए, लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। यही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वही इसी, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ऑफ साइड ए, हॉरिजॉन्टल स्क्वायर है बेटा, ऑल साइड्स इक्वल टू ए, और इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस बाई चार्ज क्यू रखा हुआ है। प्लीज बना लीजिए इसको, इसको पहले अपन करते हैं। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, प्लीज बनाइए। दिस इज स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है। ये एक हम लोग जनरल फॉर्म बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो उसके जो अपने क्वेश्चन लिखा वो अपने आप बन जाएगा। इस क्वेश्चन में इसमें फर्क से बताना बेटा कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 10 है, a इक्वल टू 10 है, तो ऑब्वियसली a/2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये है भाई कि एक स्क्वायर है हॉरिजॉन्टल, आप ये डायग्राम बना लो, और स्क्वायर के सेंटर से मिड पॉइंट से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो हमको इस स्क्वायर से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। बनाइए डायग्राम, फिर मैं बता रहा हूँ, और बिल्कुल उसको देख देख के आप लिखते जाइए प्लीज। आप लिखिए, मैं बता रहा हूँ। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज एट ए डिस्टेंस a/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। जो क्वेश्चन आपने देखा होगा उसको वर्ड टू वर्ड सेम लिख लीजिए। जहां 10 है उसकी जगह a आ जाएगा, जहां 5 सेंटीमीटर की जगह a/2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है उसको तरीका हम लोग को ऐसे लिखना है। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए हम ये करेंगे कि हम इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास एक क्यूब है। इमेजिन ए क्यूब ऑफ साइड ए। तो आप एक क्यूब इमेजिन करो जिसका साइड ए है, तो उसके सब लोग जानते हैं क्यूब के 6 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं और हर एक फेस एक स्क्वायर होता है। तो इमेजिन करो एक क्यूब है जिसका साइड ए है, तो वो क्लोज सरफेस होगा, तो उस क्यूब का फ्लक्स कितना होगा? उस क्यूब का फ्लक्स होगा, आपको बनाना नहीं, सब देखिए। हमारे पास एक क्यूब है, मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है ऑफ साइड ए, ऑल साइड इक्वल टू ए बेटा। इसके सेंटर पे मान लीजिए क्यू चार्ज है। तो क्योंकि क्यूब एक क्लोज सरफेस है,
इसलिए इस क्यूब का जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा। और कोई भी एक अगर आप फेस लोगे वो स्क्वायर है, तो क्यूब के 6 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, इसलिए जो टोटल फ्लक्स क्यूब तो इतना होगा गॉस थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि गॉस लॉ के हिसाब से किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनको उसका एप्सिलॉन टाइम्स होता है। और अगर आप केवल एक फेस का फ्लक्स निकालोगे तो वो 1/6 होगा, क्योंकि क्यूब के 6 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, इसलिए एक फेस से लिंक जो फ्लक्स होगा वो 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो आपने लिखा है, अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए इमेजिन ए क्यूब ऑफ साइड ए। आपको समझ में आता है कि ये डिस्टेंस a/2 है, तो जब आप क्यूब इमेजिन करोगे तो ये जो चार्ज होगा ना वो उस क्यूब के सेंटर पे होगा। भाई किसी भी क्यूब के दो अपोजिट फेसेस के बीच का डिस्टेंस a होगा, किसी भी क्यूब के दो अपोजिट फेसेस के बीच का डिस्टेंस a होगा, और जो चार्ज क्यू है वो किसी भी एक फेस से a/2 डिस्टेंस पर होगा, ध्यान रखना। तो आप लिख सकते हो, हमने लिखा इमेजिन अ क्यूब ऑफ साइड A, imagine the cube of side A. The given charge q would be at the center of the cube, of this cube, right? तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स through this cube, through this imaginary cube, electric flux through this cube, electric flux through this cube, you have phi is equal to q upon epsilon 0, और आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the given square, you का 5 dash इक्वल टू आपका 5/6 होगा, और इसका 5/6 क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन आंसर ये। ठीक है, एक होमवर्क आपके लिए है, और होमवर्क छोटा सा ये कि कोई भी क्वेश्चन जो है, ये एक हमारे पास क्यूब है, ये क्वेश्चन ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू a, ये होमवर्क है भाई, ऑल साइड इक्वल टू, और एक चार्ज है ना वो और जो चार्ज है वो उसकी किसी कॉर्नर पे रखा हुआ, एक क्यूब है। तो क्वेश्चन सुन लो आप लोग, जिन लोग पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन ये बेटा कि पॉइंट चार्ज क्यू सिचुएटेड एट दी 1h at one corner of a square of side A. The point charge Q is situated at one corner of a cube of side A. Find the electric flux through this cube. तो आपको इमेजिन करना है एक क्यूब ऑफ साइड 2A। जिन बच्चों को, जो बच्चे इंटरेस्टेड है उसमें सुन लीजिए भाई, इमेजिन ए क्यूब ऑफ साइड 2A। तो आपको देंगे, जब वो इमेजिन करेंगे तो जो गिवन चार्ज है ना, वो जो हमारा क्यूब है जिसका साइड 2 है, उसको हम लोग 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके 8 क्यूब्स किए जा सकते हैं। प्लीज सुन लीजिए सेंटेंस, अ क्यूब ऑफ साइड 2A is the combination of 8 cubes each of side A. I repeat, a cube of side 2A is the combination of 8 cubes each of side A. तो जो गिवन चार्ज होगा वो क्यूब ऑफ द साइड 2A के सेंटर पर होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 2A गॉस थ्योरम के हिसाब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। और क्योंकि हम लोग उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका जो गिवन क्यूब है ऑफ साइड A, जो क्यूब A है वो वन ऑफ द 8 आइडेंटिकल क्यूब्स में से होगा, 8 हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन क्यूब इज इक्वल टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 होगा, 8 एप्सिलॉन 0 होगा।
घर में ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। फटाफट लिखिए ये क्वेश्चन, तो इसको लिख लीजिए फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, दिस इज द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया 5 सेंटीमीटर 10, वो तो आप लोग कर ही लेंगे। सो प्लीज दिस राइट दिस क्वेश्चन। कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ कैप आई न्यूटन पर कूलम। तो आप देखिए आई से ये इन्फॉर्म हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी एक्स एक्सिस है, एक्स की डायरेक्शंस में। कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ कैप आई न्यूटन पर कूलम विच इज द यूनिट। ए फर्स्ट पॉइंट फाइंड करना हमको, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड whose plane is parallel to the yz plane, and B, what is the flux through the same square if the normal to its plane makes angle of 60 degree with the x axis। प्लीज नोट कीजिए, ये क्वेश्चन अपन को पहले ही कर लेना चाहिए था, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट नोट कीजिए बेटे लोग। जिन बच्चों का नहीं हुआ प्लीज को पॉज करके लिखिए। तो देखिए बच्चों लोग, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आप लोग जो एक्सेस बनाते हो एक्स वाई, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो आप जानते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है। और जेड एक्सेस ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है ना। नहीं तो अगर जेड ऐसा है तो वाई जेड प्लेन ऐसा हो जाएगा, ये वाई जेड प्लेन है। समझ में आता है आप लोग को? दिस इज वाई जेड प्लेन, ऐसा वाई जेड प्लेन ऐसा होगा। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ये। और ये कैसा बेटा, ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन। ध्यान रखना, क्योंकि जेड एक्सेस ऐसा है तो वाई जेड प्लेन ऐसा है। तो ये जेड एक्सेस नॉर्मली होता तो ऐसा है, लेकिन अपन ड्रॉ करते हैं ऐसा, सब लोग जानते हैं जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन। तो यहां पर आप देखिए कि हमारे पास एक, इस क्वेश्चन में एक हमारे पास एक सरफेस है जो वाई जेड प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप जानते हैं। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग दी एक्स एक्सिस है, क्योंकि कैप आई है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी है आपको वो ध्यान रखना ऐसी है। और अगर ये वाई जेड प्लेन में, ये प्लेन ऐसा है तो डेफिनेटली यहाँ पे वेक्टर एस जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, या डी एस होगा या एस होगा, क्योंकि बड़ा एरिया तुमने यहाँ पे एस ले लिया। तो वेक्टर एस और वेक्टर ई सेम डायरेक्शंस में, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसके पार्ट 1 में कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, या फाई इक्वल टू ई एस होता है। तो यहां पर क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर एस एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 होगी, और फाई इक्वल टू का ई एस कॉस 0, राइट। देखिए आप क्वेश्चन में हम जो पहला पार्ट है, सॉल्यूशन में आप चाहो यहीं से लिख सकते हो, ये बनाना तो बनाइए, फिर जरूरत नहीं। तो हमने पार्ट 1 के इसका, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कि फाई, देखिए ध्यान से आप लिख सकते हो वेक्टर ई एंड वेक्टर एस, E and S are parallel. So what? So theta is equal to 0, and therefore आप लिख सकते हो phi is equal to होगा E dot S, यानी E S cos 0, और cos 0 होता है 1। E की वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁻³ दी है, और एरिया दिया होगा, चेक करो प्लीज बेटा, एरिया है 10 सेंटीमीटर। आपको पहले लिख लेना चाहिए यहाँ पे साइड में S जो होगा बेटा वो स्क्वायर ऑफ द साइड है ना, तो ध्यान रखना 10 सेंटीमीटर बता 0.1 मीटर, तो s इज इक्वल टू क्या, साइड स्क्वायर यानी 0.1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0.01 और कैसे 10⁻² मीटर स्क्वायर, 0.10⁻² मीटर स्क्वायर एफआई सिस्टम में। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा पास एरिया के प्लेस में s के प्लेस में लिखा हमने, e की वैल्यू ये हो गई भाई, ये e की वैल्यू है, s की वैल्यू 10⁻², और cos 0 इज इक्वल टू होता है 1, और देयरफॉर इसको सॉल्व किया हमने, तो 3 इंटू 10 दैट इज 30। सो फाई इज इक्वल टू क्या होता है 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये आंसर है। प्लीज नोट कीजिए पार्ट 1। पार्ट 2 जो है इसका, अच्छा लिखो पहले, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देखिए उन्होंने कहा है कि
जो वेक्टर एस जो है उस पर नॉर्मल ड्रॉ किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि शायद सरफेस जो है सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो वेक्टर एस जो है नॉर्मल वो ऐसे हो गया, ये वेक्टर एस, प्लीज आप ध्यान रखना। पार्ट 2 में आप देखोगे कि द नॉर्मल टू द एरिया सरफेस एस पर जो एरिया वेक्टर एस वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे 0 की जगह 60 आ जाएगा, तो अभी नाउ फाई इक्वल टू जाएगा बेटा ई एस कॉस 60, ई की वैल्यू वही है 3 × 10⁻³ ए वही है, एस की वैल्यू भी वही है, ध्यान रखना है। हाँ cos 0 = 1 होता है, बट cos 60 = 1/2, तो जाहिर सी बात है कि इसका आधा आ जाएगा। रिपीट, ई और एस एक जैसे हैं बेटा, बस cos 0 के cos 60 आ गया, cos 0 1 होता है, cos 60 1/2 होता है, इसलिए पर फाई की वैल्यू इसकी हाफ वैल्यू है, दैट इक्वल टू 15 आने वाली है, 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आएगी। आई होप समझ गए होगे आपको, प्लीज नोट करें फटाफट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोग, प्लीज आप लिखिए, इसका डायग्राम बना लीजिए। एक ये क्यूब है जिसका ऑल साइड्स इक्वल टू 0.1 मीटर दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से बनाइए, एक्स वाई जेड एक्सेस को बनाइए प्लीज। और क्वेश्चन है, ग्राफ को बना लीजिए, पहले आप बना लीजिए, क्यूब है ऑफ साइड 0.1 मीटर, और ये क्वेश्चन को लिखिए, जो भी नंबर है इसका प्लीज को लिखिए। द क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू ए चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर आर्च एज शोन इन फिगर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स, फिर अल्फा इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर कूलम मीटर, ई वाई इज इक्वल टू 0 दिया है, ई जेड भी 0 है, सिर्फ ई एक्स की वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल अलोंग द एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में। तो नंबर 1 कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, एंड बी इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब निकालना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं, प्लीज इसको बनाइए फटाफट, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। जो बच्चे इसको नहीं लिख पाए प्लीज वीडियो को पॉज करके आप लिखिए प्लीज। तो देखिए बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में एक बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिर्फ ई एक्स है, और जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिरेक्शन ऐसी है, ये बेटा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और इस स्पेस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, यहाँ पर E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x पर डिस्कस कर रहा है। आप देखिए EY और EZ तो आपको गिवन है बेटा, EY = 0, मतलब इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एंड EZ भी 0 है, ये तो गिवन है। हाँ, सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, और Ex = दी है अल्फा x, अल्फा की वैल्यू दी है 500 से 500x आ गई। तो इस फेस पर मान लीजिए, इसको फेस S1 मान लेते हैं, इस फेस को S2 मान लेते हैं। तो आपको मान लीजिए कि दोनों के फेस जो हैं, दोनों, क्योंकि वो क्यूब के साइड्स हैं, तो इसलिए दोनों S1 और S2 दोनों के इक्वल होंगे। S1 = S2 = साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है बेटा, दैट इज दियर 0.1 a स्क्वायर, यानी कि 0.1 मीटर का होल स्क्वायर, सॉल्व करें तो 10⁻², 0.01 एंड 10⁻² मीटर स्क्वायर आ गया। तो S1 हो गया। अब आप देखिए कि जो फेस A1 जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ऐसा इलेक्ट्रिफिकेशन अलोंग द एक्स एक्सिस है, लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा होता है आउटवर्ड्स टू द एरिया, तो ये आपका एरिया S1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और S1 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर थीटा वन की वैल्यू 180 डिग्री होगी, जबकि इस जगह पर आप देखोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और एरिया वेक्टर S2 सेम डायरेक्शंस में है, कॉन्सिक्वेंटली थीटा 2 = 0 डिग्री होगा। अब हम लोग को E1 की वैल्यू निकालते हैं, Ex1 या E1 जो भी है, Ex1 और E1 = इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने निकाला 500x के साथ, तो 500 एक्चुअली ये x1 होगा, और x1 यहाँ पर x की वैल्यू होगी 0.1, यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस भी 0.1 दिया, चेक करो, और ये 0.1 + 0.1, यहाँ पे x2 की वैल्यू 0.2 मीटर हो जाएगी, यहाँ पे 0.1 मीटर होगी बेटा। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 500 × 0.1, दैट इक्वल टू 50 न्यूटन पर कूलम।
और therefore phi 1 equal, now phi 1 equal to कितना हो जाएगा बेटा, phi 1 equal to का E1 S1 cos 180 डिग्री। अब E1 की वैल्यू हमने निकाली है 50, S1 की वैल्यू हमने निकाली है 0.10⁻², और cos 180 की वैल्यू होती है -1। Therefore phi 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, सॉल्व करने पे phi 1 की वैल्यू होगी, सॉल्व कीजिए 10⁻², मतलब 50/100, 50/100 मतलब 1/2, 50/100 मतलब 0.05, तो ये हो गया आपका 0.5। ठीक है भाई, 50/100 इतनी होगा ना, 50/100 नेगेटिव साइन के साथ बेटा, -1 भी है बेटा, -0.5 न्यूटन पर आ रहा है भाई बोर्ड में, यूनिट बाहर जा रही है वैल्यू, तो इधर लिख लेते हैं बेटा कि ब्लैक बोर्ड के बाहर जा रहा है भाई। तो phi 1 इक्वल टू हो गया बेटा आपका 0.5 नेगेटिव साइन के साथ, phi 1 इक्वल टू हो गया -0.5, और यूनिट जो भी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है। नाउ हम लोग phi 1 की वैल्यू की हमारे पास, नाउ हम लोग phi 2 की वैल्यू निकालते हैं। phi 2 के लिए पहले हम लोग E2 की वैल्यू निकालते हैं, तो E2 इक्वल टू हो गया आपके पास 500 x2 की वैल्यू हमने पुट कर दी बेटे, तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 0.2, और दैट इज इक्वल टू हो गया आपके पास 100, ये डेसिमल हट जाएगा, 50 × 2 = 100 न्यूटन पर कूलम हो गया बेटा। phi 2 की वैल्यू जब लोग निकालेंगे phi 2 इक्वल टू, तो इट विल बी E2 S2 cos 0। E2 की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई बेटा 100, S2 इक्वल टू अगेन 10⁻², एंड cos इक्वल टू 1, दैट इज 1। phi 2 इक्वल टू गया, phi 2 इज इक्वल टू क्या बेटा 1 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सो नेट फ्लक्स जो हो गया, नाउ नेट फ्लक्स दोनों का सम होगा, नेट फ्लक्स आपने निकाला phi is equal to phi 1 plus phi 2, that is equal to phi 1 plus phi 2, so phi is equal to गया आपके पास, phi 1 कितना है भाई -0.5, -0.5 plus 1, that is equal to 0.5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये आंसर है। एक छोटा सा पार्ट इसका और बचा हुआ है, उन्होंने सेकंड पार्ट, आप इसको लिखो, बताते हैं हमको निकालना है चार्ज इनक्लोज्ड, क्योंकि आपने निकाल लिया, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि फाई निकाल चुके हैं, तो क्यों निकालना कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है, इसका पार्ट 2 जो है वो ये हो गया, नंबर 2 देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi is equal to q upon epsilon naught, सो आप लिख सकते हैं q is equal to के पास phi epsilon 0, phi की वैल्यू हमने निकाली है 0.5 into 8.85 into 10⁻12, इस 1.5 मतलब 1/2 है, जो q इसका आधा हो जाएगा, जगह 4.425 into 10⁻12 कूलम, दिस इज द आंसर। प्लीज नोट करो, आगे दे रखते हैं क्योंकि लेक्चर बड़ा हो गया, वीडियो के हिसाब से बड़ा हो गया भाई, ठीक है, वीडियो के हिसाब से बड़ा हो गया बेटा, तो उसको लिख लो आराम से, टेक योर टाइम, उसके बाद थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल ऑफ यू।